कोया पुण्यम संगत इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस संगत कार्यक्रम की इस कड़ी में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति का नियम है, जो पैदा होता है वो विकास करता है और विनाश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से विनाश नहीं करता, बल्कि अपने बीज प्रकृति में छोड़ देता है और वही बीज पुनः अंकुरित होकर के अपने पूर्व पेड़ और पौधों की तरह पूरी तरह से विकसित होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी व्यवस्था, हमारी विरासत खत्म होने के कगार पर है और खत्म होने के कगार पर आने के बाद उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। इसलिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, और इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग अभी समझ रहे हैं आर्थिक गण व्यवस्था को। इसके पहले हम लोगों ने नार गण व्यवस्था को समझा, अब आर्थिक गण व्यवस्था। आर्थिक गण व्यवस्था के तहत अपने समुदाय के अर्थव्यवस्था को और व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसको कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर बात कर रहे हैं। अक्सर हम सब लोगों से एक अर्थव्यवस्था को लेकर के बड़ा मिस्टेक होता है कि अपने पैसों का उपयोग लोग ज्यादा करके उपभोग करने वाले वस्तुओं में खर्च करते हैं। उन पैसों का इस्तेमाल, उन रुपयों का इस्तेमाल वो संपत्ति बनाने में नहीं करते, एसेट बनाने में नहीं करते। जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है, उन पैसों से वो एसेट नहीं बनाता, बल्कि उसको खर्चा करता है। खर्चा करने का मतलब उपभोग की वस्तुओं को खरीदना, उपयोग करने वाले वस्तुओं को खरीदना। और जहां पर एसेट खरीदा जाता है, संपत्ति खरीदा जाता है, उसको खर्चा नहीं कहते, उसको निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में रुपया बाहर जाता है। हमारे जेब में यदि रुपया है तो दोनों ही अवस्था में रुपया बाहर जाता है, और दोनों ही अवस्था में हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं। निवेश की अवस्था में भी और खर्च की अवस्था में भी। खर्चे में और निवेश में सबसे बड़ा अंतर यह है कि खर्चे में हम उपयोग की वस्तु खरीदते हैं, उससे इनकम नहीं आता। उपयोग की वस्तु खरीदने से इनकम नहीं आता। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले जो खरीदने से, सेट खरीदने से उसमें इनकम आता है, और जिसमें इनकम आता है या जिसका वैल्यूएशन समय के साथ बढ़ता है, उन चीजों पर खर्चा करना निवेश कहलाता है। या फिर वो
महीने में या साल भर में या लॉन्ग टाइम में, भविष्य में वो हमको रिटर्न होगा वापस, और रुपयों को बढ़ा करके वापस होगा। ऐसे चीजों को निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन दोनों चीजों की समझ हमारे समुदाय में 98% लोगों को नहीं है, जिसके कारण से जितना भी पैसा आ जाए वो खर्चा हो जाते हैं, निवेश नहीं होते। हम सब अपने कमाई के, हमारे समुदाय में लोग अपने कमाई के 100% राशियों को खर्चा कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि महीना के अंत तक उनके पास 0 पैसा होता है। निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर अथवा सेविंग के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता, जिसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति जो का तो बना रहता है। जब हम भौतिक संपत्ति न खरीद सके, भौतिक एसेट न खरीद सके, उस कंडीशन में, क्योंकि भविष्य में हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं होगी, व्यक्तिगत तौर से जमीन खत्म होगा, जंगल खत्म होगा, ऐसा स्थिति दिख रहा है। उस समय हमारा जो एसेट होगा, हमारा जो संपत्ति होगा, टीआरसी में निवेश के रूप में होगा, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर में निवेश के रूप में होगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, और एक बड़े निवेश के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का पूंजी उसमें होगा। तो टीआरसी से इनकम भी आएगा, समय के साथ उसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया है टीआरसी। टीआरसी कोई एक ही कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ब्लॉक लेवल पर ये जो टीआरसी होगा वो 10 एकड़ से 100 एकड़ एरिया में बनेगा। उसमें हमारे जितने भी कंपनी बनेंगे, वर्तमान में 4 कंपनी है, भविष्य में और जितने भी कंपनियां बनेंगे, सारे कंपनियों के प्रोजेक्ट उसी टीआरसी के भीतर में होगा। मतलब सभी कंपनी मिलकर के, हमारे जितने भी कंपनी है, सभी कंपनी मिलकर के ब्लॉक लेवल के टीआरसी को विकसित करेगा, उसको संचालित करेगा। इसका मतलब यह है कि उसी बाउंड्री के भीतर, उसी टीआरसी के भीतर हमारा बैंकिंग कंपनी होगा, हमारा फाइनेंस कंपनी होगा, हमारा इंश्योरेंस कंपनी होगा, हमारे होटल होंगे, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, सिनेमा घर होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, गोदाम होगा, झूला घर होगा, गार्डन होगा, सब कुछ उसके भीतर होगा। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, और ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जरा भी कठिन काम नहीं है। वो काम कठिन, हर एक को काम कठिन लगता है जिसके बारे में लोग या तो कम जानते हैं या जानते नहीं हैं। और दूसरा चीज, जिसको करने के लिए तीव्र इच्छा प्रकट ना हो, वो काम कठिन लगता है। जबकि कोई भी काम कठिन नहीं होता और कोई भी काम असंभव नहीं होता। काम का सीधा सीधा फार्मूला है कि जब किसी काम को किया जाता है तो उस काम को लगने वाले जो आवश्यक समय है, आवश्यक बल है, आवश्यक दिशा है और आवश्यक नियत है, ये सारी चीजों को एक साथ उसमें लगाना रहता है।
रिजल्ट आना ही आना है। जैसे मान लीजिए बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसको उठाना हो तो बाल्टी उठेगा ही उठेगा। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि बाल्टी कभी उठ ही नहीं सकता, लेकिन बाल्टी उसी कंडीशन में उठेगा जिस बाल्टी को उठाने के लिए पर्याप्त जो बल लगता है वो बल लगाना पड़ेगा, कहने से नहीं उठेगा। दूसरा, उस बाल्टी को किस दिशा में उठाना है इसकी समझ होना चाहिए। बाल्टी को ऊपर उठाना है कि नीचे की तरफ दबाते हुए उठाना है, उसका एंगल। और चूंकि बाल्टी उठाने में समय भी लगेगा तो समय भी हमको देना पड़ेगा। हर एक वो काम जो किया जा सकता है वो काम होता ही होता है, नहीं होने वाला सवाल ही नहीं है। जब बाबा ने पतंजलि, आज पतंजलि के भी और ढेर सारे कंपनियां हैं, 100 से ज्यादा कंपनियां। हमको लगता है कि पतंजलि सिर्फ एक कंपनी है। पतंजलि मेन ब्रांड है, लेकिन उसके भीतर बहुत से कंपनियां हैं। हर एक चीजों के लिए अलग अलग कंपनियां हैं। फूड प्रोडक्ट के लिए फूड कंपनियां हैं, पैकिंग के लिए पैकिंग कंपनियां हैं, मेडिसिन के लिए दवाई की फार्मेसी है उनका। उसी प्रकार से टाटा एक ब्रांड है। टाटा बोलने से ऐसा लगता है एक कंपनी है। टाटा के पास 200 150 कंपनियां हैं। वो पूरी तरह से सरकार है अपनी बिजनेस का। जिस प्रकार से भारत सरकार के या राज्य सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, फाइनेंस विभाग, उसी प्रकार से सभी कंपनियों के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंटों की भी खुद अलग अलग कंपनियां होती हैं। उद्योग व्यापार सिर्फ एक धंधा कर लेने से, एक बिजनेस शुरू कर लेना, उसको उद्यमिता, उद्योग और व्यापार नहीं कहते। हमारे कुछ लोगों को लगता है कि एक तो किराना की दुकान खोल लिए फिर अपना धंधा चालू, हम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है। किसी को लगता है कि हमने श्रृंगार का स्टोर खोल लिया तो हमारा बिजनेस चालू हो गया। वो बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ उपजीविका है। उपजीविका, उपजीविका का मतलब किसी भी तरीके से आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। वो छोटे मोटे दुकानों से आप अपने परिवार को पालन पोषण कर पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का फीस दे पा रहे हैं, और बीमार पड़ते हैं तो उसका इलाज कर पा रहे हैं। वो इनकम के स्रोत है, उपजीविका है, वो आजीविका है। आजीविका तो मजदूर व्यक्ति भी करता है, आजीविका तो कर्मचारी व्यक्ति भी करता है। वो बिजनेस नहीं है। कर्मचारी जो नौकरी करता है वो नौकरी उसका बिजनेस नहीं है, वो उपजीविका है।
उसी प्रकार से हमारे लोग भी जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो वास्तव में बिजनेस नहीं है। बिजनेस व्यवसाय एक साम्राज्य की तरह होता है जिसके बहुत से शाखाएं होते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत से काम करने वाले अधिकारी होते हैं, उसमें बहुत से कर्मचारी होते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है। जिस प्रकार से राज्य सरकार का सिस्टम होता है, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम होते हैं, उसी प्रकार से उद्योग व्यापार के एक पूरा सिस्टम होता है। जिस प्रकार से टाटा का सिस्टम है, जिस प्रकार से पतंजलि का सिस्टम है, जिस प्रकार से रिलायंस का सिस्टम है। रिलायंस भी एक कंपनी, रिलायंस भी सैकड़ों कंपनियों का ग्रुप है, सैकड़ों कंपनियों का ग्रुप। भारतीय स्टेट बैंक को भी ले लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक सिर्फ एक बैंक है ऐसा लगता है हमको। वो बैंक सिर्फ बैंक नहीं है, उसके भी 40-50 को कंपनियां हैं बैंक के। एसबीआई के, एसबीआई का इंश्योरेंस कंपनी अलग है, एसबीआई का बैंकिंग कंपनी अलग है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी कंपनी अलग है। उसी प्रकार से एचडीएफसी वो सिर्फ बैंक नहीं है, उसके भीतर बहुत से कंपनियां। तो इन सारी चीजों को हमको समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समझाना होगा, बताना होगा, उसको आर्थिक जागृति उसके भीतर लाना होगा। हमको एक बाजारों का और उद्योग व्यापारों का नेटवर्क खड़ा करना होगा। कुल मिला करके हमको अपना व्यवसायिक सरकार, आर्थिक सरकार बनाना होगा। आर्थिक सरकार जो पूरे सिस्टम से चले, उसके भीतर हर प्रकार के फंक्शन होंगे, हर प्रकार के उसमें प्रबंधन नियंत्रण होगा। तभी हम आने वाला पीढ़ी को बचा पाएंगे। हमारी सारी एनर्जी और सारा फोकस बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए होता है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी इस तरीके से हम लोग करवाते हैं कि किसी भी तरीके से उसका नौकरी बस लग जाए। जरूरी भी है नौकरी लगना, लेकिन पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि उसको नौकरी तो लगे ही लगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके भीतर इतनी आत्मविश्वास, इतनी क्षमता विकसित होना चाहिए कि नौकरी ना भी लगे तो सक्षम हो हर चीज करने में, इनकम कमाने में, व्यवसाय करने में। जब हमारे इन्वेस्टमेंट गलत दिशा में होता है तो भी उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता। निवेश सही दिशा में, अभी तक हम सब लोग निवेश करते हैं तो दूसरों को मजबूत बनाने के लिए निवेश करते हैं, दूसरे कंपनियों को, दूसरे उद्योग को मजबूत बनाने के लिए निवेश करते हैं। निवेश का सिद्धांत इतना बड़ा और इतना विशाल है कि पूछिए मत, क्योंकि कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग करने के लिए बहुत ढेर सारे पैसों की जरूरत होता है, और इतने ढेर सारे पैसे एक व्यक्ति लगा नहीं सकता। जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी व्यापारी हैं, चाहे सरकार क्यों ना रहे, सरकार भी एक प्रकार से व्यापारी है, कभी भी अपने पैसों से वो उद्योग व्यापार कर ही नहीं सकता। उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होता है। जिस प्रकार से
बिजली पैदा करने के लिए बहुत ढेर सारा कोयला की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से उद्योग व्यापार करने के लिए बहुत ढेर सारा पैसों की जरूरत पड़ता है। और ये बहुत ढेर सारे पैसे उसको निवेश से मिलता है, इन्वेस्टमेंट से मिलता है। जब पब्लिक उसमें निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो मिलता है। यदि कोई व्यवसाय को खड़ा करने के लिए मान लीजिए किसी के पास मात्र जो है 10,000 रुपया है, तो 10,000 में कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएगा? वो कर ही नहीं सकता। लेकिन उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके साथ यदि 1,000 लोग तैयार हैं, रेडी हैं, खड़े हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं कि भाई आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं, आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा कहने वाले यदि हजारों लोग हैं आपके साथ, और 1,000 लोग आपको 10,000 रुपया आपके बिजनेस में निवेश करने के लिए तैयार हो गए, तो बुरा करके देखिए कितना रुपया होता है। 10,000 लोग 1,000 लोग आपको 10,000 रुपया आपके बिजनेस में निवेश करने के लिए तैयार हो गए, वो 1 करोड़ होता है, और 1 करोड़ में बिजनेस शुरू किया गया। ये है निवेश का सिद्धांत। पैसा कभी भी एक जगह रखने की वस्तु नहीं है। हम जो सामान खरीदते हैं वो सामान को भले एक जगह रखा जाता है। जैसे कंप्यूटर खरीदे तो कंप्यूटर को रखने के लिए एक जगह होता है जहां पर हम रखते हैं। जैसे हमने कार खरीदा तो कार को एक जगह रखने के लिए जगह होता है जहां पर अपन कार रखते हैं। लेकिन रुपया ऐसा चीज है जिसको घर में तिजोरी में लंबे समय तक रखने की वस्तु नहीं। तो रुपया का 2 ही उपयोग है, या तो आप जरूरत की चीजें खरीदेंगे अथवा निवेश करेंगे। ये रुपया जितना तेजी से दौड़ता है उतने तेजी से अपने पीछे बहुत ढेर सारे अंडे देती है, बहुत ढेर सारे पैसे छोड़ते चले जाते हैं। एक जगह वो रखने से वो कभी भी अपने अंडे नहीं देते। जब पैसा दौड़ता है तो अपने पीछे बहुत से पैसों के रूप में बच्चा देते हुए दौड़ते हैं। इसलिए रुपया चलित वस्तु है, चलायमान वस्तु है। इसीलिए रुपया को चल संपत्ति भी कहा जाता है। लेकिन हमारे सारे रुपये उस दिशा में दौड़ने लगता है जहां पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, बाहर भागने लगता है। दूसरे कंपनियों में जाता है, दूसरे उद्योगों में जाता है, दूसरे की दुकानों में जाता है, दूसरे के व्यापारियों में के पास जाता है। इसलिए वो व्यापारी उद्योगपति मजबूत होता चला जाता है और हम वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। इसलिए आर्थिक जन व्यवस्था एक ऐसा सिस्टम बन करके तैयार हुआ है जिसमें हमारे समाज के जितने भी रुपये हैं वो सारे रुपये समाज के भीतर ही तेजी से दौड़ेगा, एक दूसरे की जेब में जाएगा, हमारे बिजनेस में रन करेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, फांदेगा। वो ढेर सारा वो रुपया अपने रुपये की बच्चा अंडा देगा और समाज अमीर और समृद्ध बनता चला जाएगा। हमारे रुपये उद्योगपति और व्यापारियों के जेब में नहीं जाएगा, बल्कि समाज के बीच में ही दौड़ेगा। ये रुपया जब दौड़ता है तो सबकी समस्याओं को दूर कर देता है। इसलिए रुपया जो है ना एक बड़ा जो है आश्चर्यजनक चीज है और वर्तमान युग का
ये रुपया ईश्वर है अगर ऐसा कहा जाए, वर्तमान युग का भगवान है रुपया अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मरते हुए की जान बचा सकता है यह रुपया। न्यायालय में न्याय दिला सकता है यह रुपया, गरीबों को अच्छा जीवन दे सकता है यह रुपया, अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छे मकान, अच्छे बिस्तर, सब कुछ दे सकता है यह रुपया। इसलिए रुपये के प्रति कभी नकारात्मक चीजें दिमाग में नहीं आना चाहिए, बल्कि रुपये को अपनी तरफ आकर्षित करने की भाव हमारे दिमाग में आना चाहिए। जब हमारे पास ये रुपया दौड़ता है, इसको ऐसे समझे, मान लीजिए एक व्यक्ति होटल में गया, ये कहानी है तो बहुत पॉपुलर है, कई लोग इसको सुनाते भी हैं। एक व्यक्ति होटल में गया, होटल में ठहरने के लिए गया, तो कमरे का किराया उन्होंने पूछा, तो होटल वाले ने बताया कि 1000 रुपया लगेगा। तो पहले मैं कमरा देखूंगा, ऐसा बोला व्यक्ति ने। तो ठीक है, आप देख लीजिए, एडवांस को जमा कर दीजिए। तो उन्होंने 500 रुपये जमा कर दिए एडवांस और रूम देखने चल दिया। होटल वाले के पास 500 रुपये आया, उस 500 रुपये में उसने होटल के कमरे देख लिए, और जैसे ही वो ऊपर गया होटल देखने के लिए, उसी समय उस होटल में इलेक्ट्रीशियन आया जो होटल का काम किया हुआ था। इलेक्ट्रीशियन ने कहा कि साहब मेरा पैसा दे दीजिए। तो होटल वाले ने वो 500 रुपये इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। तो होटल वाले का 500 रुपये का जो कर्जा था वो छूटा गया। अब इलेक्ट्रीशियन वो 500 रुपये को लेकर के चला गया। जब घर गया तो दूध वाला ने उससे कहा कि साहब मेरा दूध का पैसा 500 रुपये बचा है। तो इलेक्ट्रीशियन ने दूध वाले को 500 रुपये दे दिया। तो इलेक्ट्रीशियन का 500 रुपये का जो कर्जा था वो भी पेड हो गया। और वो दूध वाला क्योंकि होटल वाले से 500 रुपये उधारी लिया हुआ था, होटल में दूध पहुंचाता था, तो वो होटल गया दूध पहुंचाने। तो होटल वाले ने उसको कहा दूध वाले से कि 500 रुपये उधारी लिया था भाई, दे दे वापस। तो दूध वाले ने वो 500 रुपये होटल वाले को वापस कर दिया। तो दूध वाले का भी कर्जा माफ हो गया। तब तक वो व्यक्ति जो होटल में कमरा देखने आया हुआ था, वो ऊपर से देख करके नीचे आया, उसको कमरा पसंद नहीं आया। होटल वाले से कहा कि भाई मेरे दोस्त का कॉल आ गया है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ रुकूंगा, मेरा 500 रुपये वापस कर दो। तो होटल वाले ने उस व्यक्ति का 500 रुपये वापस कर दिया। अब इस प्रक्रिया में देखिए कि किसका खर्चा हुआ। रुपया एक ही था, 500 रुपया ही था। किसका खर्चा हुआ? 500 रुपये ने कितने लोगों की समस्या दूर कर दी, कितने लोगों के कर्जे माफ कर दिए। अगर सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा? एक 500 रुपया इलेक्ट्रीशियन का, एक 500 रुपया वो दूध वाले का, एक 500 रुपया होटल वाले का और फिर दूध वाले का। तो 4 लोगों की कड़ियों से गुजरा तो 5 चौक 20 मतलब 2000 रुपये का वैल्यूएशन हो गया ना उसका।
ठीक उसी प्रकार से ये रुपया जहां जहां से गुजरता है वो प्रॉब्लम को दूर करता है। और चूंकि ये रुपया हमारे बीच में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हमारे बीच से नहीं गुजरता, बल्कि हमारे सारे रुपये सेठ लोगों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को चला जाता है, हमारे पैसा सीधा बैंक में चला जाता है और बैंक के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेकर के अपने बिजनेस में लगा देते हैं। ये पैसा हमारे बीच में कभी दौड़ता नहीं है, जिसके कारण से हमारी प्रॉब्लम यथावत बना रहता है, समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन ये टीआरसी चालू हो जाने के बाद ट्राइबल रिसोर्स सेंटर जो आर्थिक गण व्यवस्था का महत्वपूर्ण है, ये चालू हो जाने के बाद हमारे पैसे घर में अब नहीं रहेंगे या बैंक में नहीं होगा। हम लोग पैसा को बैंक में रखते हैं, चाहे अन्य कंपनियों में निवेश करके रखते हैं। तब हमारे पास जब भी पैसा आएगा, समाज में 12 करोड़ आदिवासियों, 12 करोड़ लोगों के पास जब भी पैसा आएगा, अपने दैनिक खर्चे, महीने खर्चे को बचा करके, महीने में जो खर्चा होता है उसको छोड़ करके बाकी जो पैसे हैं उसको निवेश कर देगा। कहाँ? टीआरसी में, अपने ब्लॉक लेवल के टीआरसी में निवेश करेगा। मतलब जमा कर देगा, समझिए, एक प्रकार से सुरक्षित रख दिया, समझिए, क्योंकि उसके पास रहेगा तो खर्चा हो जाएगा। और दूसरे कंपनियों में जमा करेगा, दूसरा कंपनी मजबूत होगा। लेकिन उस समाज में जमा कर दिया, ब्लॉक लेवल का जो टीआरसी है, ब्लॉक भर के लोगों ने जो कमाया और बोला कि भैया मेरे पास अभी 10-20 हजार रुपया है, मेरे पास रहेगा तो खर्चा हो जाएगा, इस पैसा को ऐसा करिए। ब्लॉक मैनेजर को बोला कि इसको शेयर के रूप में मेरा पैसा लगा दीजिए, जरूरत रहेगा तो मैं बाद में निकाल लूंगा, तोड़ लूंगा या शेयर को बेच दूंगा। ऐसा करके लोग पैसा को रखने लग जाएंगे टीआरसी में। लोग अन्य जगह पैसा रखने के बजाय टीआरसी में पैसा रखने लग जाएंगे। सब लोग पैसा टीआरसी में शेयर के रूप में रखने लग गए, तो क्या पैसों की कमी होगा? समाज में नहीं होगा। आपके ब्लॉक में 1 लाख लोग हैं और 1 लाख लोगों ने कहा कि भाई मेरे पास 10,000 रुपया, इसको रख लीजिए टीआरसी में, शेयर के रूप में निवेश कर लीजिए। 1 लाख लोग 10-10 हजार रुपया टीआरसी में रख दिए, निवेश कर दिए, तो कितना होगा? 100 करोड़ होगा। 100 करोड़ रुपया होगा। और हर महीना यदि सब लोगों ने 10-10 हजार रुपया वहां रखना शुरू कर दिया, लोग ये बोलने लग गए कि हम बैंक में नहीं रखेंगे, हम तिजोरी में नहीं रखेंगे, हम अपना पैसा भैया टीआरसी में रखेंगे। ये भावना लोगों के भीतर आ गई। हर महीना 100-100 करोड़ रुपए यदि जमा होने लग गया, तो चूंकि शेयर के रूप में जमा हुआ, तो उस पैसे से हम क्या करेंगे? एसेट खरीदेंगे, संपत्ति खरीद लेंगे। किसके लिए? समाज के लिए सार्वजनिक संपत्ति खरीदेंगे। पूरा नगर निगम, नगर पंचायत खरीद लेंगे, पूरा जिला खरीद लेंगे। सारे उद्योग व्यापार के लिए हमारा टीआरसी बहुत बड़ा हो जाएगा। और जिस प्रकार से दुबई, सिंगापुर, मलेशिया डेवलप कर रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, उच्च आकाश गगनचुंबी भवन होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, हाईटेक सिस्टम होता है, वो सारे चीज भी हमारे पास होने लगेगा। भारत में सिर्फ आदिवासियों के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल दिखाई देने लगे। क्योंकि पैसों की कमी नहीं है। और जितने ज्यादा हम डेवलपमेंट करेंगे उतने ज्यादा इनकम और आएगा, क्योंकि एसेट इनकम देता है। उतने ज्यादा और पैसे आएंगे, उतने ज्यादा और निवेश आएगा, तो हमारा समाज पैसों का समुद्र बन जाएगा, जहां से कभी खत्म नहीं होगा। समुद्र से 1 लोटा 2 लोटा पानी निकाल लेने से, बाल्टी भर पानी निकाल लेने से, टैंकर भर पानी निकाल लेने से कभी खत्म नहीं होता।
कोई अगर चाहे कि मैं समुद्र को सुखा दूं, बड़े बड़े बोर लगाकर, पाइप लगाकर, मशीन लगाकर, कोई चाहे कि मैं समुद्र को पानी खींचने वाला मशीन लगा करके समुद्र को सुखा दूं, तो संभव नहीं है, सूख नहीं सकता। कितनों मशीन लगा लीजिए, समुद्र को आप सुखा नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से हमारा ये समुदाय रुपयों का, संपत्तियों का समुद्र हो जाएगा, जो कभी खत्म होगा ही नहीं, और आने वाला पीढ़ी फिर से राज करेगा दुनिया में, फिर से राज करेगा। उस व्यवस्था का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। इसीलिए हमारे साथी लोग कहते हैं कि आर्थिक गण व्यवस्था वर्तमान काल में सबसे बड़ी व्यवस्था है। इस युग की महान व्यवस्था का निर्माण हो चुका है इत्तेफाक से। हमारे पूर्वजों ने या कुदरत ने ऐसा संयोग बनाया कि इतनी बड़ी आर्थिक गण व्यवस्था का हम लोगों ने निर्माण कर लिया। अब हम सब लोग सौभाग्यशाली लोग हैं, इस व्यवस्था के अंग है। महत्व तो समझना होगा इससे, और इसको करना ही होगा। और इसको करने के लिए समय, श्रम और मूल्य देना होगा, धन देना होगा। हर एक काम कुर्बानी मांगता है, बिना गंवाए कुछ मिलता नहीं। आर्थिक गण व्यवस्था वो महान व्यवस्था है। बल्कि हम ये कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार से पहले के समय में जब समस्या पैदा हुई तो कुल गण व्यवस्था का निर्माण पारिकुपाल लिंगो माता जंगो रतार कली कंकाली आदि की टीम ने मिल करके कुल गण व्यवस्था का निर्माण किया, जिसके कारण से आज हम उसी व्यवस्था शासित और संचालित होते हैं, जिसको गोत्र व्यवस्था, टोटम पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था कहते हैं। जिस व्यवस्था से हम रिश्ते नाते शादी ब्याह करते हैं, जिस व्यवस्था के कारण से हम एक दूसरे को रिश्ते से संबोधन करते हैं, कौन समधी है, कौन मामा है, कौन काका है, कौन भाई है, ये सब रिश्ते पारिकुपाल लिंगो और उनकी टीम ने उस समय बनाया जब गण व्यवस्था फिर से खतरे में जा रहा था। और उनके बनाए हुए व्यवस्था आज हजारों, कई हजार सालों तक चल रहा है, और उसी से हम लोग अभी तक संगठित है, उसकी शासित और संचालित हो रहा है। यदि उस समय उस व्यवस्था का निर्माण होता तो हम सब लोग सबके बिखर चुके होते। ठीक उसी प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वर्तमान काल में जब हमारे सारे संपत्ति नष्ट हो रहा है, जंगल नष्ट हो रहा है, पहाड़ नष्ट हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, उद्योगपति तो चील और गिद्ध की तरह आम पब्लिक को, जनता को नोच कर खाने के लिए तैयार है। सरकार, उद्योगपति, कारपोरेट सब मिल करके जंगल, पहाड़, नदी सबको नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसी भीषण संकट में कुदरत ने, हमारे पूर्वजों के भावों ने ऐसा रणनीति तैयार किया होगा कि नहीं, अब एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, नए क्रांति की शुरुआत करना पड़ेगा, और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुनः लोगों को चुन करके टीम बनाना पड़ेगा। ऐसा पूर्वजों के भाव शक्तियों में आया होगा।
तभी तो हम सब लोगों को उन्होंने चुना इस महान काम को करने के लिए, हम लोगों को जरिया बनाया गया। एक मामूली सी, हम सब लोग आम इंसान ही है ना, कोई आसमान से टपके हुए या अवतार लिए हुए कोई दिव्य पुरुष, कोई भगवान नहीं है ना, हम सब लोग इंसान ही है, नॉर्मल इंसान है। हम सब लोगों को भी निजी समस्या है, पारिवारिक समस्या है, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या है। हम सब लोग भी वैसे ही रहते हैं जैसा आम लोग रहते हैं। हम सब लोगों को भी चोट लगता है, हम सब लोगों को भी पीड़ा होती है, हम सब लोगों को भी खुजली होता है, सब कुछ होता है। हम लोग कोई अलग से दिव्य पुरुष नहीं है, आम इंसान ही है ना। उसके बावजूद भी हमको चुना गया है इस महान काम के लिए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। राजनीति में देखिए बहुत से लोग बड़े बड़े नेता होते हैं, लेकिन सबको मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के पास टैलेंट नहीं है। मुख्यमंत्री चाहे मंत्री जिसको बनाया जाता है वही सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है। बाकी पार्टी में जितने नेता लोग हैं उनके पास तो अक्ल बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं है ना। जो मंत्री बना है उससे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं उनके पार्टी में, उसके बावजूद भी मंत्री और जो है मुख्यमंत्री बनने का अवसर उसी व्यक्ति को मिलता है जिसको उसके पार्टी चुनता है, सबको नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में भी बहुत से टैलेंटेड है, बहुत से ज्ञानी लोग हैं, बहुत से संपन्न लोग हैं, सब लोग हैं, हमसे कई गुना ज्यादा लोग हैं ना, लेकिन उनको चुना नहीं गया इस महान काम को करने के लिए। सिलेक्शन हम लोगों का हुआ है, ये गौरव की बात है। और इससे बड़ा जीवन में उपलब्धि और क्या हो सकता है कि इस महान काम को करने के लिए हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। नेचर ने हमारा सिलेक्शन किया। सिलेक्शन का सिद्धांत कुदरत में है, सिलेक्शन और रिजेक्शन का सिद्धांत, उसके बगैर प्रकृति नहीं चलता। हम जैसा सोचते हैं उस काम को करने के लिए कुदरत वैसे ही जिम्मेदारी हमको देता है। चलिए आज की योग और तंद्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज ज्यादा समय हो गया तो संक्षिप्त हम करेंगे। आज सीधा मोद व्यक्ति योग करेंगे। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर को सीधी कर ले, आंखों को बंद कर ले।